楽しい楽しい。笑え、笑えよ。またかけるぞ。そうお前が来るって最高。जनवरी 1989 जापान के कैपिटल टोक्यो में एक पुलिस स्टेशन का ये केस है। वहाँ पर दो लड़के हिरोशी मियानो और जो ओगुरा इंटेरोगेशन रूम में बैठे हुए थे। उनसे पूछताछ हो रही थी किसी माइनर किडनैपिंग केस और रेप केस के बारे में। वो टोक्यो की गलियों में छोटे मोटे गुंडे थे, पर उस दिन एक ऐसी गलती होने वाली थी जिससे एक दूसरा ही केस अनवील्ड होने वाला था। दरअसल हुआ क्या कि पुलिस एक दूसरे डबल मर्डर केस के बारे में पूछताछ कर रही थी और एक पुलिस ने ऐसी धमकाने के लिए मियानो से पूछा कि हमें सब पता चल चुका है कि तुमने उस लड़की के साथ क्या करा है और उसकी लाश भी हमें मिल चुकी है। और ये सुनकर मियानो का जो चेहरा है वो पूरा सफ़ेद पड़ गया कि अब मैं फंस चुका हूँ और इनको लगता है मेरे जो साथी था उगुरा उसने सब कुछ उगल दिया इनको, मेरे को लग रहा है। तो फिर वो डर के मारे बता देता है कि हाँ हमने उस लड़की को मारा है और उसको मार के एक 55 गैलन के ड्रम में भर के और इसमें कंक्रीट भर के काशू कंस्ट्रक्शन साइट पर हमने फेंक दिया उसको। ये सुनकर पूरी पुलिस फोर्स जो है वो एकदम शॉक हो गई कि मतलब ये कैसे, इसकी तो कोई रिपोर्ट थी ना कुछ थी, क्योंकि सारे रिकॉर्ड चेक किए गए, ऑब्वियस सी बात है। और उसमें देखा गया कि ऐसे कोई केस की अभी तक रिपोर्ट ही नहीं हुई है, तो ये कौन से केस के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनकर जो पुलिस टास्क फोर्स थी वो पहुंची कंस्ट्रक्शन साइट पे और उन्होंने वहाँ पर देखा कि सही में वहाँ पर एक ड्रम पड़ा था और उस ड्रम के अंदर एक लाश भी थी। उस कंक्रीट को तोड़ा गया तो उसको पता चलता है कि वो बस एक साधारण लाश नहीं थी, वो लाश थी जुंकू फोरुटा की। इससे पहले कि हम उस हेल में घुसे कि उसके साथ क्या क्या हुआ, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो किस तरीके की लड़की थी। जुंकू सिर्फ एक विक्टिम नहीं थी, वो एक एनर्जेटिक 17 साल की और बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। और वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं था क्योंकि उसके जो टीचर्स थे उसे ब्यूटी विद ब्रेन्स कहा करते थे। और वो मिसाटो साइतामा की रहने वाली थी और उसका जो स्कूल था वो था याशिशो मिनामी हाई स्कूल और वो वहाँ की टॉपर भी थी। उसको म्यूज़िक में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो बड़े होकर सिंगर बनना चाहती थी। उसके सपने बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, लेकिन वो अपने माँ बाप पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो अपना स्कूल खत्म होने के बाद एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में काम किया करती थी ताकि वो कुछ पार्ट टाइम में कमा सके और अपनी ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसे जुटा सके। और इसका एकदम अपोजिट था मियानो, जो कि उसी शहर में रहता था और वो 18 साल का स्कूल ड्रॉप आउट था और वो याकुजा गैंग के एक जूनियर विंग से जुड़ा हुआ था। वो वही नॉर्मल गुंडों की तरह इधर उधर मारधार करता रहता था और उसका जो पूरा जो रेपुटेशन थी वो इसी तरीके की थी। पर उसको जुंको बहुत ज़्यादा पसंद थी और उसके ऊपर या तो तुम क्रश कह लो या तो ऑब्सेशन ही कह लो, उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश या ऑब्सेशन था। और उसके बाद उसने क्या करा कि जुंको को जाके उसने प्रपोज कर दिया, पर जुंको ने उसको पोलाइटली रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे जैसे 2 नंबर काम करने वाले लड़के के साथ बिल्कुल भी मतलब नहीं रह सकती, और उसके डिसिप्लिन इसका मतलब इजाज़त नहीं देता था उसको। तो ये सुनने के बाद जो है ना, मियानो का जो पूरा ईगो है पूरी तरीके से क्रश हो गया कि इतना बड़ा गुंडा बनने के बाद एक लड़की ने तुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया। और ये सब होने के बाद जब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, उसी के गैंग के मेंबर्स, तो उसने ठान लिया कि वो जुंको की ऐसी हालत कर देगा कि उसने कभी सोची भी नहीं होगी। अब आती है 25 नवंबर की वो मनहूस शाम। उस टाइम क्या हुआ, जुंको अपनी फैक्ट्री की शिफ्ट करके ना घर वापस लौट रही थी और करीब 8:30 बज रहे थे और वो अपनी साइकिल पे वापस घर लौट रही थी। और अपने जो फेवरेट शो, उसका एक फेवरेट शो था, उसका लास्ट एपिसोड था ड्रैगन फ्लाई, वो देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन रास्ते में मियानो उसका इंतज़ार कर रहा था अपने दोस्त शिंजी मिनाटो, जो ओगुरा और यासुशी वाटानाबे के साथ। वो सब उसका इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि वो उसको अपने शातिर प्लान में फंसाने वाले थे। हुआ ये कि जब एक सुनसान इलाका आया, जुंको अपनी साइकिल चला के जा ही रही थी, तभी उसके दोस्त शिंजी मिनाटो ने उसकी साइकिल पर अपनी बाइक से टक्कर मारी और वो साइड में गिर गई। और ये सब लोग उसे ना परेशान करने लगे। और तभी दूर से अंधेरे में से निकलता हुआ ये मियानो एकदम हीरो बनकर आया और उन सबको मतलब भगाने लग गया। और वो लोग भाग भी गए क्योंकि इन सबका एक साथ प्लान था। और ये सब देखकर जुंको जो थी वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइड हो गई थी कि ये सब क्या हो रहा है। और तब मियानो से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ, तुम्हें घर पहुँचा दूंगा। और वहाँ पर जुंको किसी को जानती नहीं थी, तो उसने उस पर भरोसा कर लिया।
कि ठीक है, मतलब मैं इसको जानती तो हूँ कम से कम, तो इसके साथ मैं घर तो जा ही सकती हूँ। पर होता क्या है, वो उसको घर नहीं ले जाता, वो पहले उसको एक लव होटल के नाम की जगह पर ले जाता है और उसके बाद शिंजी मिनाटो के घर पे ले जाता है। शिंजी मिनाटो वही है जो इसका दोस्त था। और शिंजी मिनाटो के घर पे पहुंचते ही ये जो मियानो है पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। इसका जो फेक जो है ना पूरा पर्सनैलिटी, वो चेंज हो जाती है। ये जुंको की जो फैमिली है उसकी फ़ोटो दिखाता है इसको और इसको कहता है कि ये देखो, ये तुम्हारे माँ बाप हैं और मैं याकूज़ा गैंग से हूँ और मेरे वहाँ पे बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। तो अगर तुमने ज़रा सी भी कुछ भागने की या इधर उधर जाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे घर वालों का नामो निशान मिटा दूंगा। और तुम्हें पता ही है, जुंको अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो उसे लगा कि अगर मैंने कुछ गलत करा तो ये लोग मेरे घर वालों के साथ बहुत कुछ गलत कर देंगे और वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, 2-3 दिन में मुझे मतलब छोड़ देंगे। तो उसने कुछ ना करने की सोची, पर ये उसकी ना सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई थी जुंको की। तो देखो, अब शिंजी मिनाटो का जो घर था वो खुद में ना इंसानियत को एक बहुत बड़ा झटका देने वाला घर था। उसका जो घर था, सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसके घर में उसके जो माँ बाप थे वो भी उस शिंजी के साथ ही रहते थे और उन्हें सब पता था कि ऊपर वाले कमरे में एक लड़की को ये लोग बंदी बना के लाए हैं और उसके साथ ये सब क्या क्या कर रहे हैं, उन्हें सब पता था। पर वो कुछ नहीं कर सकते थे, पता है क्यों? क्योंकि वो खुद ही अपने बेटे और उसके गैंग के दोस्त से इतना ज्यादा डरते थे, तो उन्हें खुद ही सेफ फील नहीं होता था, तो वो क्या ही मदद करेंगे। और शुरुआती दिनों में जुंको के साथ करीबन 100 बार रेप हुआ, उसे नेकेड रखा जाता था और ये जो गैंग के मेंबर हैं, ये मियानो जो है, अपने दूर दूर से दोस्तों को बुलाता था यही सेम हरकत करने के लिए जुंको के साथ। और उसको -डिग्री टेम्परेचर में बालकनी में सुलाते थे ये लोग और हर तरीके से इसको टॉर्चर करने की कोशिश करते थे, वो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। और इसी के साथ एक बार क्या उसके बाद क्या हुआ, देखो अब तो बहुत दिन हो चुके हैं। तो जुंको के जो पेरेंट्स थे उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट फाइल कर दी और जैसे इन दोस्तों को, मियानो और उसके दोस्तों को पता चला कि इन्होंने पुलिस फाइल कंप्लेन कर दी है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने गन ली, सीधा जुंको के माथे पर रखी और इससे झूठी कॉल करवाई। और उस कॉल में जुंको ने बोला कि मैं अपनी मर्जी से अपने एक दोस्त के साथ यहाँ से भाग आई हूँ, तो आप प्लीज़ चिंता मत करो और अपनी जो केस है वो वापस ले लो। और ये सुनने के बाद जो है उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा निराश हुए कि हमारी बेटी को ये क्या हो गया, और उन्होंने केस वापस भी ले लिया। टोक्यो में दिसंबर की शुरुआत हो चुकी थी और जो ठंड थी वो पूरी पीक पर थी और जो जुंकू थी उसको 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके थे कैद हुए और ठंड की वजह से उसकी जो पूरी हालत थी वो पहले से ही बिगड़ चुकी थी। पर एक चांस उसको मिलता है स्केप करने का। दरअसल क्या हुआ, एक शाम पर जो ये मियानो के दोस्त थे और उनका पूरा जो गैंग था वो शराब पीकर पूरे धुत नीचे वाले कमरे में पड़े हुए थे और जुंको ने ये देखा कि ये अच्छा मौका है, मैं यहाँ से निकल सकूँ। तो उसने क्या किया, उसने धीरे धीरे ही रेंगते हुए, क्योंकि उसके शरीर में पूरी जान तो बची नहीं थी, वो रेंगते हुए बालकनी की तरफ गई और बहुत ज़्यादा ठंड। बालकनी में उसने नीचे देखा तो वो टॉप फ्लोर पर थी, तो नीचे मतलब मौत थी और पीछे उसको पता है उसके ये लोग क्या हाल करेंगे, तो उसने कूदना ज़्यादा सही समझा वहाँ से। पर उसकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो इसमें भी फेल हो गई, क्योंकि नीचे से मियानो ने नीचे वाले फ्लोर से उसको देख लिया वो कूदते हुए। वो तुरंत भगते हुए आया और जैसे मैंने तुमको पहले बताया उसके शरीर में इतनी जान नहीं थी, वो इतनी तेज़ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। पीछे से मियानो आया, उसने उसका पैर और बाल पकड़े और खींचते हुए वापस अंदर ले गया। और इन लोगों ने डिसाइड करा उसको पनिश करने का, उसको सजा देने का। इन्होंने क्या करा, डंबल लिए और उसको जुंको के पैर पर ऊपर से छोड़ दिया। उसकी सारी जो पैर की हड्डी थी वो चूर चूर हो गई और वो एक साइड ही पड़ी रहती थी अब। और ये सब देख के भी उनको ना मतलब वो नहीं हुआ कि इस पर थोड़ा सा दया कर ली कि हम ये सब इसके साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब भी जुंको जो बाथरूम भी जाना होता था तो चल तो पानी रही थी वो, तो रेंगते हुए अपने हाथों के बल हो जाती थी और उसमें भी ये लोग उसको बॉलिंग बॉल की तरह यूज़ करते थे, उसके ऊपर फेंकते थे, उस पर लात मारते थे और मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी एकदम तहस नहस तो उन्होंने कर चुके थे पूरी तरीके से। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम्हें अंदर तक हिला के और शॉक कर देगा, क्योंकि ये जो सारी डिटेल्स है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जुंको की, जो कि कोर्ट में भी पेश करी गई थी। अब देखो, जहाँ तक तुम्हें पता है जुंको को खाना देना इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था और उसको जब भूख लगती थी तो उसको कॉकरोचेस दे देते खाने के लिए और उसको अपना ही यूरिन पीने पर उसको मजबूर किया जाता था, उसे फोर्स किया जाता था उन दरिंदों के द्वारा। और टॉर्चर के नए नए तरीके ढूंढते वो कि कैसे इसके और हम इसकी हालत बुरी कर ले और कैसे हमें ज़्यादा मतलब मज़ा आए। और उसके बाद उन्होंने जुंको के शरीर पे लाइटर फ्यूल डाला, उसे आग लगा दी और उसका जब जो स्किन है वो जब जल के पिघल के गिरने लगती थी तो उसके ऊपर ये जो मोमबत्ती की वैक्स होती है पिघली हुई वो डाल देते थे, जिससे स्किन जो है वो इंटैक्ट रहे बॉडी के साथ। और उन्होंने आयरन रॉड्स गर्म करके उसके प्राइवेट पार्ट्स में डाला और उसके बाद पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर के अंदर पिघली हुई प्लास्टिक की बोतल,
फायर क्रैकर्स और लोहे की जो सुइयाँ होती है वो सब भी उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर से मिली थी। और ये सब सुन के अजीब सा लग रहा होगा तुम्हें, पर वो यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने उसकी जो आंखें थी उसके अंदर भी उन्होंने पिघला पिघला के वैक्स डाला, जिसकी वजह से उसकी जो आंखों की पुतलियाँ थी वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी और एंड में वो पूरी तरीके से एक लिविंग कॉर्प्स बन चुकी थी। वो इतने ज़्यादा उसको टॉर्चर कर चुके थे कि उसके पूरी जो पेन रिसेप्टर्स थे वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। मतलब उसे अब कुछ भी कोई कर रहा है उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बस वो एक कोने में पड़ी रहती थी एक लिविंग कॉर्प्स बन के। अब इस पूरे केस में बहुत बार ऐसा टाइम आया था कि जब जुंको को ना बचाया जा सकता था और उसके बचने के चांसेस थे। जैसे एक बार क्या हुआ कि जो सिंजी जो जिसका घर था जिसने उसको कैद करके रखा था, उसके जो नेबर्स थे उन्होंने ऑब्वियस सी बात है उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी कि ऐसे ऐसी हमें आवाज़ें आती है इस वाले घर से। और पुलिस वहाँ पर आई भी और उन्होंने सिंजी की माँ ने दरवाज़ा खोला और उनसे पूछा कि आपके घर से हमें मतलब कंप्लेन आ रही है, पड़ोसी कंप्लेन कर रहे हैं कि आपके घर से एक लड़की की चीखने की आवाज़ें आती हैं, तो हम चेक करना चाहते हैं आपको घर। तो सिंजी की माँ घबरा गई, पर उसे पता, वो भी अपने बेटे से डरती थी, तो उसने बोला कि नहीं सर, मेरा जो बेटा है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऊपर वाले रूम में रहता है और कभी कभी उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, तो तब शायद से वो आवाज़ आती होगी। और पुलिस ने गलती कर दी कि उन्होंने चेक भी नहीं करा। अगर वो उस दिन चेक कर लेते उसका रूम तो शायद से आज जुंको जिंदा होती। और दूसरी बार क्या हुआ, जुंको ने एक बार हिम्मत जुटाकर फ़ोन करने की कोशिश करी थी और उसने फ़ोन कर भी दिया था, पर वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि फ़ोन लगाने के बाद उसके मुँह से शब्द ही नहीं निकल पाए। और तब तक मियानो पीछे से आया और उसने उसको पकड़ लिया और उसके बाद उसको फिर से सज़ा दी गई। उन्होंने उसकी जो नाक की हड्डी थी वो तोड़ दी, इतनी मारी, और वो अपने खून में उसका दम घुटने लग गया था। अपडेट आती है 4 जनवरी 1989 का, और जुंको अब मतलब पूरी तरीके से मान सकते हो कि ख़त्म ही हो चुकी थी। और उस दिन जो मियानो था वो गैम्बलिंग करके आया था और उसमें भी वो हार गया था, तो उसे मतलब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसको गुस्सा पता ही तुम्हें अगर निकालना तो कहाँ जाता था। और इस बार इन चारों दोस्तों ने क्या करा कि जुंको की जो बॉडी है उसको बना दे एक पंचिंग बैग और 2 घंटे तक लगातार वो उसको मारते रहे। उसको इतना मारा कि रात को 10 बजे जुंको की डिहाइड्रेटेड बॉडी ने फाइनली अपना दम तोड़ दिया। उसने अपनी आखिरी सांसें ली और शायद से उसको उस पल पे ना सुकून मिला होगा, क्योंकि उसने नर्क तो ज़िंदगी में मतलब इधर ही देख लिया, अपनी रियल लाइफ में उसने नर्क देख लिया और उसी टाइम उसको सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सुकून मिला होगा। और जब ये सब हुआ तो उसके जो दोस्त थे मियानो और वो बहुत ज़्यादा डर गए कि अब तो मतलब ये मर चुकी है। तो उन्होंने क्या करा, एक ड्रम लिया 55 गैलन का और उसमें इसको डाल दिया और उसके अंदर पूरा कंक्रीट भर के पूरा पैक कर दिया इसको, ताकि किसी को पता ना चले। और देर रात में जाके उन्होंने कासू इंस्ट्रक्शन साइट पे इसको जाके फेंक दिया, डंप कर दिया। ये समझते हो कि अब इसको शायद से कोई ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, भले ही इस केस में वो ज़रा देर से पहुंचे। जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो पूरे जो जापान थी उसमें अफरा तफरी मच गई। सब सदमे में थे कि ये कैसा केस, मतलब इतना घिनौना कोई कैसे हो सकता है। लेकिन इसी के साथ जो कोर्ट के जो लॉ और जस्टिस थे उन्होंने जुंको के साथ एक दूसरा मजाक किया, क्योंकि सारे जो क्रिमिनल्स थे उनकी एज 18 ईयर से कम थी, उन्हें फांसी की सज़ा दी ही नहीं गई। हिरोशी मियानो जो कि पूरा मास्टरमाइंड था उसे सिर्फ 20 साल की सज़ा मिली, जो ओगुरा उसे सिर्फ 8 साल की सज़ा मिली और बाकी के दोस्तों को 5 से 7 साल की सज़ा मिली। जापान की जो जनता थी इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया कि ये तो मतलब बहुत ज़्यादा मजाक हो गया जस्टिस सिस्टम के ऊपर, ये एक धब्बा बन गया उस टाइम के हिसाब से। और एक जर्नलिस्ट ने सीधा उनकी जो भी क्रिमिनल थे उनकी फ़ोटो अखबार में छाप दी और सीधा लिख दिया कि इन लोगों को माइनर होने का ये प्रिविलेज मिला है, ये सब हरकतें करने के बाद भी। आज ये 4 जो दरिंदे हैं वो जेल से बाहर हैं और हमारे और आपके बीच में घूम रहे हैं। पर वो कहता है ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, क्योंकि इस केस के बाद भी इन्होंने बहुत सारे कांड करे। जैसे जो ओगुरा ने 2004 में फिर से कुछ किडनैपिंग और वायलेंस का केस करा और उसके बाकी साथी भी ऐसे ही केस करते रहते थे, जो ये साबित करता है कि ये लोग कभी ह्यूमंस थे ही नहीं, ये ह्यूमंस के रूप में डेविल ही थे जो कि रह रहे थे हम सबके बीच में। और जुंकू फुरुता का जो स्कूल था वो आज भी उसे याद करता है। उसके पेरेंट्स उसके कमरे में नहीं जाते डर के मारे, जहाँ पर वो पढ़ा करती थी, ताकि पुरानी यादें फिर से ताज़ा ना हो जाए। और ये मतलब दिखाता है कि कैसे सिस्टम की लापरवाही की वजह से ये कैसे एक लड़की के और किसी भी ह्यूमन बीइंग के एक मौत का कारण बना ये पूरा सिस्टम और उसकी लापरवाही। तो दोस्तों ये जो केस था ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग है, पर इसे बताना ज़रूरी था ताकि हमें याद रखें कि डर और अंधेरा तब तक रहता है जब तक अच्छे लोग चुप रहते हैं।